दोस्तों नमस्कार। यह जो है प्रैक्टिस सेट जो है बिहार दरोगा यूनिट एरिया का है। स्पेशली अगर कहा जाए तो बिहार दरोगा के लिए ही इसको बनाया गया है। तो यह जो है वॉल्यूम 2 है और जो है बताया गया था कि 1 अप्रैल से एक प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर डाली जाएगी। जो भी अभ्यर्थी हैं बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि इसमें अगर जिसका छूटा भी है 1275 में, वो भी अपनी तैयारी को इसमें बूस्ट करेंगे। ठीक है। और जो है आने वाली बहाली है तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि बहाली नहीं आएगी। जैसे चुनाव ख़त्म होता है तो हमको लगता है कि चुनाव के तुरंत बाद ही आ जानी चाहिए। तो इसी के देखते हुए जो है यह बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है। ठीक है। तो यह जो है प्रकाशन आप लोग देख ही रहे हैं, यूनिट एरिया है और जो वॉल्यूम 2 है। ठीक है ना। इसमें पूर्णतः दिया गया है 15 मॉडल सेट। प्रत्येक मॉडल सेट को आप लगाइए और अपनी तैयारी को देखते रहिए। अगर मान लीजिए आपको तैयारी है, आपकी तैयारी अच्छी है बुरी है, वो तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो तैयारी कैसे पता चले? तो आप जो है सेट लगाइए। अगर सेट लगाते हैं, अगर 70 प्लस है अगर 70 प्लस है तो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है। अगर 70 प्लस से कम है तो समझ जाइए कि अभी तैयारी की और ज़रूरत है। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि डिस्कशन भी है। ऐसा नहीं है कि केवल ऑप्शन देख लिए बढ़ाते गए ऐसे तो 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग जो है इसको देखते रहिए बढ़िया से और जो है अच्छा से सुनने का प्रयास करेंगे तो हमको लगता है कि इससे ही हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। महेंद्र वर्मन, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय और जो है डी नंबर में दिया है कि नंदी वर्मन। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है ना। अब जो नरसिंह वर्मन प्रथम जो इसका आंसर है, तो नरसिंह वर्मन जो है किस शासक से बिलोंग करते हैं? तो यह जो है पल्लव वंश के शासक हैं। ठीक है ना। और इन्होंने ही नरसिंह वर्मन ने ही महामल्ल की उपाधि धारण किया था। और जो है इनका एक और उपाधि भी है। ठीक है। वातापी कुंड की भी उपाधि धारण किया था। और जो है पल्लव वंश की अगर पूछ दे कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो है पल्लव वंश की मैंने आंसर हो जाएगा कि सी विष्णु थे। फिर जो है अगर पूछे कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है। उसके बाद महाबलीपुरम स्थित एकाशम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर भी वही होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। उसके बाद पल्लव वंश के शासक, ठीक है ना, कौन से धर्म मानते थे? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म। पल्लव वंश के शासक कौन से धर्म मानते थे? तो वैष्णव धर्म मानते थे। अब एक और सवाल घुमा के पूछ देगा कि कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है ना। तो इतना जो है सफिशियंट है। ठीक है। अब देखिए कि आगे देखते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है कि कह रहा है कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ठीक है। तो सर्वाधिक जो है ना कह रहा है कि मंदिर बनाने की कला किस कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है ना। गुप्त काल में ही सर्वाधिक जो है मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब बता दें कि सर्वप्रथम मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल के समय में हुआ था। अब देखिए कहेगा, पूछेगा क्वेश्चन कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? आप लोग को अगर जानकारी हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्री गुप्त थे। ठीक है ना। अब जो है इन्हों जैसे क्या बोलता है कि
श्रीगुप्त थे, और जो है गुप्त वंश की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, ठीक है ना। गुप्त वंश की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अब देखिए कि इसमें जो है और एक इस गुप्त वंश में है, गुप्त काल में ही है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि धारण किया जा मतलब धारण किया था, या उपनाम कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। अब गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, ठीक है। अब आइए कि अगला 3 नंबर में कह रहा है कि यूनानी शासक मिनांडर को पराजित कौन किया था, ठीक है। तो इसमें जो है यूनानी शासक मिनांडर को पराजित कौन किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अब देखिए कि पुष्यमित्र शुंग, अब शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। और जो है शुंग वंश के सभा में पतंजलि जो है ना पुष्यमित्र शुंग के सभा में रहते थे, ठीक है ना। अब ये है 3 नंबर। उसके बाद आइए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजगद्दी पर कब बैठा था, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो ये जो है इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। अब 322 ईसा पूर्व में बैठा था। अब देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, तो जस्टिन ने, ठीक है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, ठीक है ना। और पूछ देगा कि जो है अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो है लेखक जो है चाणक्य ही है, ठीक है। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म मानता था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से कौन सी धर्म की दीक्षा ली थी? तो जैन धर्म की, ठीक है। अब देखिए कि किस, हाँ 5वां नंबर कह रहा है कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो 5 के नंबर हो जाएगा आपका। इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। तो अथर्ववेद है, ठीक है ना। अब देखिए कि अथर्व वेद, ठीक है ना। अब वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब देखिए कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, ठीक। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया है। अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म का निंदा करता है, ठीक है ना। और इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। कौन सी वेद में? अथर्ववेद में, ठीक है ना। आप देखिए कि इसमें जो है कुछ जो है और दिया है कि सबसे अंतिम में रचित वेद भी अथर्ववेद है, ठीक है। अब जो है कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, किस वेद से है पूछेगा, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से है, ठीक है। उसके बाद जो है 6 नंबर में कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इसके आंसर आप लोग को पता है तो बताइए। तो इसका जो है अभी आंसर है इब्न बतूता, ठीक है। अब जो है इब्न बतूता, ठीक है ना। अब जो है रेहला नामक पुस्तक की रचना इब्न बतूता द्वारा की गई। फिर जो है यह जो है इब्न बतूता कहाँ के निवासी था? तो मोरक्को का था। और जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। कौन? इब्न बतूता, ठीक है। उसके बाद आइए 7 नंबर में कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो है दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक एकदम सही है, ठीक है। अब दीवाने खैरात जो है कौन से विभाग था? तो दीवाने खैरात जो है दान विभाग था, ठीक। उसके बाद दीवाने अर्ज, ठीक है ना। अब दीवाने अर्ज का गठन किसने किया था? तो बलबन ने किया था, ठीक है ना। तो इसका जो है दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। उसके बाद जो है दीवाने कोही, ठीक है ना, दीवाने कोही
दीवाने को ही जो है कृषि विभाग से संबंधित था। यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। लेकिन दीवाने मुस्तखराज यह जो है गलत है, ठीक है ना। दीवाने मुस्तखराज जो है यह जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ठीक है ना। दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से, यही गलत है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आइए आगे देखिए। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? ठीक है ना। तो अकबर ने स्वयं को जो है हरम दल से मुक्त किया था 1562 में, ठीक। अब 1562 में इन्होंने किया था। तो इसमें भी और कुछ है कि मुगल प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर ने स्वयं को 1562 में मुक्त कर लिया, और जो है दास प्रथा का भी अंत 1562 में ही किया था, ठीक। उसके बाद है अकबर द्वारा, ठीक है ना, अकबर द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। अकबर द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। अकबर ने बिहार प्रांत को 1574-75 ईस्वी में जीता था, ठीक है। और जो है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के ही दरबार में रहते थे। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जो है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो है हो जाएगा इसके आंसर कौन? तो अकबर, ठीक है ना। अब जैन धर्म गुरु हरिविजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया। कौन जगत गुरु की उपाधि कौन प्रदान किया? तो जो है अकबर ने ही प्रदान किया था, ठीक। उसके बाद जो है किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? ठीक है, तो किसके शासनकाल में? तो यह इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अलवर्दी खां, ठीक है। अलवर्दी खां है, ठीक है ना। तो इसका जो है 9 नंबर हो गया। उसके बाद जो है 9 के बाद 10 नंबर। यहाँ पर देखिए किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? ठीक है ना। तो इसमें जो है कुछ आंसर दिया है, आप लोग को पता है तो बताते जाइए चलिएगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। अब वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना, इसके आंसर हो जाएगा। और इन्होंने इनके 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किया था। कौन? यही किया था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पारित हुआ था, ठीक है ना। जोनाथन डंकन ने वर्ष 1791 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है ना। कौन किया था संस्कृत विद्यालय की स्थापना? जोनाथन डंकन ने। कब किया था? तो 1791 में, ठीक। अब इसका जो है आगे देखिए कि बंगाल विभाजन प्रभावी यानी कि लागू कब हुआ? तो बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो 16 अक्टूबर 1905 हो जाएगा बंगाल विभाजन। अब जो है बंगाल विभाजन जो है कर्जन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था, और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। अब जो है कर्जन के समय 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी, कर्जन के ही समय में हुई थी, ठीक है। कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और जो है इसमें जो है 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई, और जो है कर्जन के समय में 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। और जो है इसी के समय में 1905 ईस्वी में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया था, कर्जन के ही समय में, ठीक है। उसके बाद जो है आइए 12 नंबर में कह रहा है कि भूमेज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो है आंसर जो है आप लोग का है हो जाएगा झारखंड, ठीक है। अब झारखंड हो जाएगा। तो भूमिज विद्रोह का संबंध अभी जो है झारखंड से है। झारखंड राज्य से संबंधित अन्य विद्रोह भी है, जैसे चेरो विद्रोह प्रथम चरण जो हुआ इसका 1770 से 71 ईस्वी में, और जो इसका द्वितीय चरण भी हुआ 1800 से 1819 में। अब जो है कोल विद्रोह कब हुआ? तो इसका भी यह सब झारखंड से है, ठीक है ना। तो 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, मुंडा विद्रोह जो है 1899 और 1900, लगभग 1899 से 1900 के बीच में हुई थी, ठीक। अब जो है इसका जो है यही है, इतना डिस्कशन काफ़ी है, ठीक है। अब जो है किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, पद के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो यह जो कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। इन्होंने क्या कह दिया कि
कांग्रेस के लोग जो हैं पद के भूखे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कह रहा है कि जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी का रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। ठीक, अब इसका जो है कब प्रकाशित की गई थी, तो 1920 ईस्वी में। अब हुआ कब जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यह जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। और इस घटना की जांच हेतु, ठीक है ना, अगर पूछ देगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, और इस कमेटी ने 28 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक, उसके बाद है भारतीय विद्रोह के कारण। ठीक है, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक का नाम ही है भारतीय विद्रोह के कारण। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। ठीक है, अब जो है सर सैयद अहमद खान है, तो यहाँ सर सैयद अहमद खान हो जाएगा इसका। तो यह जो है सर सैयद अहमद खान स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित यह जो है पुस्तक है भारतीय विद्रोह के कारण। ठीक है ना, और जो है पुस्तक के लेखक जो है आप लोग को पता ही है कि सर सैयद अहमद खान है। और वार और एक और पुस्तक जो है, ठीक है, जो है उसका जो है लेखक का आप लोग को अगर नाम पता होगा तो बताइएगा कि वार ऑफ इंडियन इनकी इंडिपेंडेंस। इसका जो है लेखक जो है वीर सावरकर हैं, जैसे कि वीर सावरकर भी कहा जाता है। फिर एक और पुस्तक है ताराने हिंद। ठीक है ना, इस पुस्तक के लेखक जो हैं मोहम्मद इकबाल हैं। और जो है एक और पुस्तक है द रिवोल्यूशनरी, इसका भी लेखक जो है सचिंद्र नाथ सन्याल हैं। ठीक, अब जो है देखिए इतना जो है डिस्कशन डीपली किया जा रहा है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगबे करेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जिससे कि डेली आपको जो है पहले वीडियो जब भी डाला जाए सबसे पहले आपके पास जो पहुँचे। ठीक, अब देखिए कि यहाँ कह रहा है कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। ठीक है, तो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम क्या कहलाता है, आप लोग बताइए। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग। ठीक है ना, और अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी, ठीक है ना, ठीक है, इसमें अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम को यहाँ, ठीक है ना, संगम को देवप्रयाग में तथा अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, यानी कि संगम मतलब मिलन होता है। उसके बाद जो है 17 नंबर में कह रहा है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, अब काली मिट्टी जो है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग जो है काला होता है। ठीक है, और जो है यह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनता है। ठीक है ना, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी बनता है। और जो है इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे और एक नाम से जाना जाता है काली कपासी मिट्टी। ठीक है, जिसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। और यह पूछ देगा कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के क्षेत्र में यह पाई जाती है। इसमें जो है मैग्नीशियम, चूना, लौह कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। ठीक, उसके बाद है दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। ठीक है, अब दक्षिणी अंडमान, ठीक है, और लघु अंडमान को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, तो आप लोग बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन पास। ठीक है, अब जो है कि दक्कन पास, तो ये तो हो गया कि दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को दक्कन पास जोड़ती हैं, लेकिन तमिलनाडु और श्रीलंका को पाक स्टेट जोड़ती है। अब जो है 10 डिग्री चैनल भी आता है, तो पूछता है, बार बार पूछता है 10 डिग्री चैनल, तो लघु अंडमान तथा कार निकोबार के बीच स्थित है। ठीक है ना, उसके बाद जो है नंद कह रहा है कि 19 नंबर में कि नंदा देवी और नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं। ठीक है ना, तो नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है किस हिमालय के भाग हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया है ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को हिमाद्री। ठीक है ना, हिमाद्री। अब जो है कि यह जो है हिमाद्री हिमालय, ठीक है, को बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की इस श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। और ठीक है ना, और जो है कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि जो और जो है
इसी हिमालय का भाग है। कौन से हिमालय का भाग है? हिमाद्री हिमालय का भाग है, ठीक है ना। नंदा देवी और कंचनजंगा। ठीक, और एक और रहा है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो ऑप्शन में है 3, 4, 5। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आप लोग है 4 हो जाएगा। अब 4 में कौन कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, ठीक है ना। अब ये जो है आप लोग को इतना ही हो गया। उसके बाद जो है अब कह रहा है कि काराकुम रेगिस्तान। काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो काराकुम रेगिस्तान जो है आप लोग ऑप्शन में दिया है, देखिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो इसका जो है ऑप्शन में दिया है तुर्कमेनिस्तान, ईरान, सोमालिया और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर जो है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना। तुर्कमेनिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? ठीक है, अब जो है कह रहा है रूस में स्थित नहीं है। तो आइए इसमें जो है ऑप्शन में दिया है कौन कौन नहीं है। तो यहाँ जो है जाएगा ओनेगा झील, लाडोगा झील, बैकाल झील और जो है डी नंबर में विनिपेग झील, ठीक है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा विनिपेग झील। अब विनिपेग झील कहाँ है? तो विनिपेग झील शायद कनाडा में स्थित है, ठीक है ना। अब जबकि ओनेगा, लाडोगा, बैकाल ये सभी जो है रूस में है। अब विश्व के सबसे बड़ी झील या खारे पानी की झील, ठीक है, कैस्पियन सागर है, ठीक है ना। उसके बाद 23 नंबर में दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आविष्ठित देश नहीं है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो इसका जो है आंसर आप लोग बताइए इसका क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें दिया गया है कि ओंडेरा, मोल्डोवा, मलावी और जो है पलाऊ, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पलाऊ, ठीक। तो इसका आंसर क्या लगाना है? पलाऊ। अब जो है पलाऊ, पलाऊ जो है भू आविष्ठित देश नहीं है, जबकि यह है तीनों जो है अभी जो है लैंडलॉक हैं। फिर कह रहा है कि पंबा सिंचाई परियोजना, ठीक है ना। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो पंबा सिंचाई परियोजना जो है आप लोग के केरल में है, ठीक है ना। केरल में पंबा सिंचाई परियोजना है। और जबकि गिरनार सिंचाई परियोजना है, ठीक है ना। इसमें जो है गिरना जो है सिंचाई परियोजना एक और है, महाराष्ट्र में ही स्थित है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको, फिर आगे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है कहाँ तक हुआ है? तो पंबा सिंचाई परियोजना हो गया। उसके बाद जो है बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ होता है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में होता है। तो उसमें जो है अगर मैप पर देखिएगा तो इसका जो है आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। जैसे इसका जो क्षेत्र के अंतर्गत आता है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज इत्यादि आता है। फिर कह रहा है 26 नंबर में कि रेखी समिति का संबंध किससे संबंधित है? तो रेखी संबंधित जो है कह रहा है कि यानी कि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और आयकर छूट से है या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो है इसका संबंध जो है रेखी समिति का, याद रखिए ये बार बार पूछता है, आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि प्रत्यक्ष होगा क्या अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। तो ये रेखी जो है अप्रत्यक्ष है, ठीक है ना। इसको बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। अब जो है रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, एल के झा समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से ही है, ठीक है। जबकि वांचू समिति का संबंध जो है प्रत्यक्ष कर से है, ठीक। उसके बाद जो है कह रहा है कि 27 नंबर में कह रहा है कि भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है शुरू नहीं किया गया था कौन? तो भारतमाला परियोजना। ऑप्शन जो है इसमें जो है 3 गो है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सागरमाला परियोजना हुआ था 2015 में, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। अब देखिए कि इस सुकन्या समृद्धि योजना की घोषणा जो है जनवरी 2015 में हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसका जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास फरवरी 2015 में हुई थी। सागरमाला परियोजना दिया है, तो इसमें इसका जो है मार्च 2015 में भी इसका जो है शुरुआत हो गई थी, ठीक है ना। तो यह जो है आपको दिया गया है भारत सरकार की कौन सी योजना
या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं हुआ था, तो अब इसका आंसर का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतमाला परियोजना। ठीक, उसके बाद है 28 नंबर में कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया है। तो इसका जो है आंसर है दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो दूसरी को हो जाएगा, आप लोग को हो जाएगा कौन है इसका आंसर दूसरी। ठीक है ना। अब दूसरी पंचवर्षीय में अब इसमें जो है देखिए कौन कौन हुआ था। दुर्गापुर, ठीक है, इसके जहाँ स्थापना हुई थी, भिलाई और राउरकेला, यह जो है इम्पोर्टेंट है। और इसका कार्यकाल कितना हुआ था, तो मान लीजिए 51 से 56 प्रथम हुआ था। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 हुआ था। ठीक, तो इतना जो है आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब जो है शिक्षा, ठीक है ना, किस के अंतर्गत आता है, तो यह जो है शिक्षा और तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, उसमें प्राथमिक क्षेत्र दिया है, द्वितीय क्षेत्र दिया है, तृतीय क्षेत्र दिया है, लेकिन इसमें जो है इसके आंसर जो है शिक्षा जो है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा तृतीय क्षेत्र में आता है। तो शिक्षा, बीमा आदि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो है इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद है 30 नंबर कह रहा है कि आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि आरबीआई द्वारा ठीक है ना, कमर्शियल बैंक से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है, तो अगर देती है तो रेपो रेट और लेती है तो रिवर्स रेपो रेट, ये इतना याद रखिए। तो यह प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेपो रेट है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में रिवर्स रेपो रेट दिया है। ऑप्शन सी में बैंक दर दिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है ना। अब देखिए कि कह रहा है, फिर कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है। ठीक है ना, तो इसमें जो है कर लगाने के प्रावधान किस अनुसूची में है, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 9वीं। तो इसमें जो है 31 के सी नंबर 7वीं में हो जाएगा। ठीक है, 7वीं में। ठीक है ना। अब कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सरकारों द्वारा शुल्क लगाने और कर लगाने के प्रावधान है। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और इसमें अलग अलग संशोधन द्वारा 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गई। और अब है